नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी की, जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण की वोटिंग की, देखेंगे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को, अभिषेक मनु सिंघवी के बयान को, जानेंगे नितिन गडकरी की अपनी ही सरकार पर हमले को, और बुलेटिन के आखिर में बात सोनम वांगचुक की हिरासत की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तिरुपति लड्डू विवाद में एसआईटी जांच पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक नहीं होगी जांच। आंध्र पुलिस बोली कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जांच बढ़ी आगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 39,000 सरकारी कर्मचारियों की रोकी गई सैलरी, कर्मचारियों ने अभी तक नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, झारखंड सीएम बोले पूंजीपतियों की जमात का उद्धार करने में लगी है बीजेपी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 33 अंकों की गिरावट के साथ 84,266 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 13 अंकों की गिरावट के साथ 25,796 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थे सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा में चुनाव प्रचार थमने में अब 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। अंतिम समय पर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा निकाल रही हैं। इस यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सोनीपत में राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं। ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं। लोकसभा में भी जब मैं भाषण देता हूँ तो पीएम मोदी निकल जाते हैं। मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। हमें आप जितना मारो, जितने अपशब्द कहो, जितनी लाठी मारो, मगर हम नफरत नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि देश नफरत से नहीं प्रेम से बना है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि जिस दिन यहाँ पर मोहब्बत की सरकार आएगी, आपको अमेरिका जाना नहीं पड़ेगा, सब यही मिलेगा। राहुल ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि गुजरात में अडानी पोर्ट में ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर क्या कार्रवाई की गई, ये हरियाणा की जनता को बताएं। हरियाणा में बीजेपी सरकार के परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी को राहुल गांधी ने परिवार परेशान पत्र बताया। वहीं राहुल गांधी का गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव जहरी में भव्य स्वागत हुआ। यहां किसानों ने उन पर फूल बरसाए। इसके बाद उन्हें 5 किलो देसी घी भी दिया। और गोहाना में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करने से पहले मशहूर मातूराम की जलेबी खाई। लोगों ने उन्हें चावल भेंट किया। बता दें कि राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू की गई। वहीं यात्रा पहले दिन अंबाला के नारायणगढ़ से शुरू हुई थी, जो कुरुक्षेत्र के थानेसर में जाकर खत्म हुई थी। राहुल की यात्रा और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। हरियाणा में राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी टेंशन में है, तो बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में भी मुश्किलें बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। तो आखिरी चरण में कहां कितना हुआ मतदान, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। अंतिम चरण में 40 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से जम्मू की 24 और कश्मीर रीजन की 16 सीटें शामिल हैं। आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 387 पुरुष और 28 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। वोटिंग के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। इस बीच पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कई बूथों पर मतदान की गति को धीमा कराने का आरोप बीजेपी पर लगाया। पार्टी के मोहित भान ने आरोप लगाया है कि कुपवाड़ा के हटमुल्ला पोलिंग स्टेशन पर धीमी वोटिंग कराई जा रही है। उन्होंने एक्स पर कहा कि धरती पर कोई नहीं जो वोटर्स को वोटिंग टाइम खत्म करने तक मदद कर सके। अंतिम चरण में वोटरों में उत्साह दिखाई दिया। आखिरी चरण में 68% से अधिक वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग उधमपुर और सांबा जिले में 75% हुई है। इसके अलावा कठुआ में 73%, जम्मू में 70%, बांदीपुरा में 66%, कुपवाड़ा में 65% और बारामूला में सबसे कम 58% वोट डाले गए। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो सबसे कम वोटिंग सोपोर विधानसभा सीट पर हुई। यहां 42% वोटिंग हुई, तो सबसे ज्यादा मतदान उधमपुर पूर्व सीट पर हुआ। यहां 77% वोट डाले गए। अब सभी को इंतजार 8 अक्टूबर का है, जिस दिन सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया गया है।
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर अहम सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने बीजेपी सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही और अब इस मामले में कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच के सामने सभी पक्षों ने अपना अपना मत रखा। कोर्ट के सामने मुख्य रूप से चुनौती ये रही कि ऐसे क्या दिशा निर्देश पारित किए जाए जिससे अनाधिकृत निर्माण हटाने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए, स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग ना हो। कोर्ट ने कहा कि वो ये साफ जरूर करेंगे कि विध्वंस सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता कि कोई किसी अपराध में आरोपी या दोषी है। वो अपने फैसले में बुलडोजर कार्रवाई पर राष्ट्रीय स्तर पर समानता लाने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि गैर कानूनी कब्जा, अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं है और बुलडोजर की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के आड़े धार्मिक स्थल भी नहीं आने चाहिए। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये पूरे देश के लिए होगा। बेंच ने कहा कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वालों पर कार्रवाई होगी, साथ ही पीड़ितों की संपत्ति वापस की जाएगी, जिसका मुआवजा भी दोषी अधिकारियों से वसूला जाएगा। वहीं कोर्ट ने अदालतों को भी अनाधिकृत निर्माण मामलों से निपटने के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा आदेश अतिक्रमणकारियों की मदद ना करे। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई ना हो और यह आदेश आगे भी लागू रहेगा जब तक कि कोर्ट अपना फैसला न सुना दे। बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है तो सवाल सिद्धरामैया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के पहले दिन से मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि कर्नाटक की सरकार को अस्थिर किया जाए। पार्टी के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये साफ हो गया है कि ईडी अब एक चुनी हुई कांग्रेस सरकार एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को धमकाने और गिराने के लिए नियमों के खिलाफ जाकर हर संभव कोशिश कर रही है। ईडी के 95% केस सिर्फ विपक्ष के खिलाफ हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली सूची अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ती ही जा रही है। इस सूची के साथ एक और सूची बढ़ती जा रही है, जिसमें जनादेश के साथ मुख्यमंत्री बने लोगों के खिलाफ काम किया जा रहा है। कभी अरविंद केजरीवाल तो कभी हेमंत सोरेन। अब सिद्धरामैया के मामले में भी PMLA का एक नया FIR दर्ज हुआ है। बीजेपी PMLA का इस्तेमाल कर सिद्धरामैया को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया और ये PMLA ले आई। बता दें कि ईडी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सिद्धरामैया और उनकी पत्नी के खिलाफ PMLA के तहत केस दर्ज किया है। इस पर सिद्धरामैया ने कहा कि विपक्ष उनसे डरा हुआ है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और अब सिंघवी ने ईडी के सभी पुराने केसेस का इतिहास पेश कर दिया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की इस तरह की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि जनता सब देख रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर हमला बोला है, जिससे बीजेपी घिर गई है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान से भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गडकरी ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कुछ कहा गडकरी ने, कैसे घिरी शिंदे सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर एनडीए की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री लड़की बहन माझी योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गडकरी ने कहा कि मेरा मत है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार विष कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबो देती है। आप इनके लफड़े में मत पड़ो। सब्सिडी जो लेना है ले लो, पर ये कब मिलेगी कोई भरोसा नहीं रहता। उन्होंने बताया कि जब उनके बेटे ने सब्सिडी का पूछा तो इस पर उन्होंने उसे कह दिया कि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी भी या नहीं। अभी लाडली बहन योजना भी शुरू हो गई है तो सब्सिडी का पैसा उनके काम को देना पड़ रहा है। नेचुरल है, अटक गई। अपने इस बयान में एक तरह से गडकरी ने इस योजना के फंड पर सवाल उठा दिए हैं। सवाल कि आखिर ये योजना कब तक चल पाएगी। उन्होंने कहा है कि ये कब मिलेगी कोई भरोसा नहीं रहता। गडकरी के इस बयान ने विपक्ष के दावों को बल दे दिया है।
जिसमें उन्होंने शिंदे सरकार की इस योजना को चुनावी लॉलीपॉप बताया है और चुनाव के बाद इसके बंद हो जाने की भी बात कही है। हालांकि डिप्टी सीएम अजित पवार ने जरूर इन बातों से इनकार किया और कहा कि वो इस बारे में नितिन गडकरी से पूछेंगे। लेकिन ये तो तय है कि विधानसभा चुनाव को लेकर लड़की बहन योजना का जितना फायदा एनडीए को नहीं मिला, उससे ज्यादा नुकसान जरूर हो सकता है। नितिन गडकरी के बयान से एनडीए में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो चिराग पासवान ने भी बीजेपी हाईकमान को चेतावनी दे दी है, जिससे एनडीए में फूट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। चिराग ने मंत्री पद छोड़ने की बात कह दी है, तो क्यों चिराग ने कही ये बात, देखिए ये रिपोर्ट। एलजेपीआर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने की बात कह दी है। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। चिराग के बयान ने एनडीए में फूट की चर्चाओं को हवा दे दी है। उन्होंने पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में ही मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। मैं चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं या किसी भी मंत्री पद पर रहूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान बीते कुछ वक्त से लगातार सरकार से अलग ही स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं और अब एक बार फिर चिराग अलग ही मोड में नजर आ रहे हैं। चिराग वक्फ बिल के मुद्दे से लेकर लेटरल एंट्री से कोटे के अंदर कोटा तक कई मुद्दों पर एनडीए से अलग रुख दिखा चुके हैं। वहीं झारखंड में एनडीए से अलग लड़ने के संकेत दिए हैं और अब उनका ये बयान एक तरह से बीजेपी के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात सोनम वांगचुक की हिरासत की। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत सभी प्रमुख नेताओं ने इस कार्रवाई की निंदा की है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब यह मामला कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में वांगचुक की रिहाई की मांग करते हुए याचिका दाखिल हुई है, जिस पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वहीं वांगचुक दिल्ली पुलिस स्टेशन में ही अनशन पर बैठ गए। दरअसल सोनम वांगचुक लंबे वक्त से लद्दाख के लोगों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ उन्होंने दिल्ली चलो पदयात्रा की शुरुआत की, लेकिन उन्हें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और 130 लद्दाखियों के साथ दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया और दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई, जिसके तहत 5 अक्टूबर तक रैली निकालने या धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इस खबर के सामने आते ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, तो मुख्यमंत्री आतिशी भी वांगचुक से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच गई, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस पर LG VK सक्सेना को घेरते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली और लद्दाख में LG राज खत्म होना चाहिए, तो सौरभ भारद्वाज ने LG के इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी, किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह घटना बताती है कि मोदी सरकार की निरंकुश तानाशाही के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। किसानों के आंदोलन के बाद अब सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को दबाने की कोशिश में मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।